हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी पोएम है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफरॉक। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है यूपी पीजीटी के हिसाब से। और जब बात टीएस इलियट की हो तब इस पोएम को मान लीजिए एक तरह से उनके नाम के सिनोनिम की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और मॉडर्निस्ट जो मूवमेंट था इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें ये पोएम कह सकते हैं कि लैंडमार्क थी। और उसके बाद जो सेकंड आई थी उनकी 1922 में, द वेस्टलैंड, उससे पहले ये पोएम पब्लिश हुई थी 1915 में एक पोएट्री मैगजीन के थ्रू। जो कि अगर आपने टीएस इलियट की बायोग्राफी पढ़ी हुई है या आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि एक और पोएट थे इज़रा पाउंड, उन्होंने काफ़ी हेल्प की उनको इस पोएम को पब्लिश कराने में। और 1917 में टीएस इलियट ने अपने एक अनदर पोएट्री कलेक्शन जो था प्रूफ एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, उसमें इसको पब्लिश किया। इनिशियली इस पोएम को बहुत सारे पब्लिशर्स ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये क्या लिख कर लाए हो, क्योंकि इसमें ना कोई प्रॉपर कहानी मिलेगी आपको, ना ही कोई प्रॉपर एक थीम मिलेगी। इट्स मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ थीम्स लाइक एलियनेशन, डिसइल्यूजनमेंट, हेजिटेशन एंड एम्बेरसमेंट। बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की हैं उन्होंने। और बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की, तो जो नाम है प्रूफ रॉक, वो उन्होंने टीएस इलियट ने बोस्टन की एक फर्नीचर कंपनी थी उससे एक्चुअली बोरो किया था। और ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नाम उन्होंने नहीं चुना था, उन्होंने बस एक ऑर्डिनरी नाम ही चुना था। लेकिन क्योंकि टीएस इलियट बहुत बड़ा नाम बाद में हुए पोइट्रिक वर्ल्ड में और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, तो जाहिर सी बात है कि जब आदमी का नाम ऊंचा हो जाता है तो छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा अहम लगने लगती हैं। तो उसी हिसाब से ये पोएम बाद में और ज़्यादा पॉपुलर होती गई लिटरेरी वर्ल्ड में। मॉडर्निस्ट इस सेंस में है कि एक तो इससे पहले जो भी लिखा गया था उससे एकदम ये डिफरेंट है। इसके पैटर्न, लिखने का जो पैटर्न है, लैंग्वेज, मीटर, राइम, कुछ किसी चीज का कोई अता पता यहाँ पे नहीं है। एक तरह से फ्री वर्स है और ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब मोनोलॉग की बात की जाए तो आपने इससे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग के मोनोलॉग्स पढ़े होंगे, जैसे द लास्ट राइड टुगेदर, माई लास्ट डचेज। इस टाइप की पोएम्स आपने पढ़ी होंगी उनकी, लेकिन ये उनसे डिफरेंट थी इस मामले में, क्योंकि इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट नहीं दिखती है। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के मोनोलॉग्स हैं उनमें आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट्स दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट्स नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रोफ्रॉक कई बार कह सकते हैं कि डाइग्रेस करता है। डाइग्रेस मतलब अपने मुख्य विषय से भटक जाता है कहीं 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 कहीं। ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। यूट्यूब पर, गूगल पर, हर जगह आपको बहुत सारा, आपको कई टाइप का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैं बेस्ट करने जा रहा हूँ, बट I assure you that once you watch the video, you will not need to go anywhere for the more clarification. I will try my best to make you understand, and all the exam points are covered. इसके अलावा इसमें allusions बहुत सारे हैं, इतने सारे allusions इसमें भरे हैं उन्होंने कि लगभग हर लाइन में, हर स्टेंजा में एक आपको रेफरेंस मिल जाएगा किसी न किसी का। तो मैंने कोशिश की है कि आपको उन सारे रेफरेंसेस को भी, सारे एलिजन्स को भी क्लियर किया जाए। तो शुरू करते हैं इसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे साथ साथ। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो एक फ्रेज है आपको लिखा दिख रहा है ऊपर, ये एक्चुअली जो इटालियन पोएट हुए हैं डांटे एलिगरी, जिनकी डिवाइन कॉमेडी आपने नाम सुना होगा, उससे लिया गया है। जिसमें एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कंडेम किया गया है कि वो हमेशा हेल में रहेगा, नर्क में रहेगा। और डांटे एलिगरी का ये जो लिखा है डिवाइन कॉमेडी, उसमें उन्होंने एक पोएम, वो बुक है इन्फर्नो, उससे लिया गया है, जिसमें वो चले जाते हैं एक तरह से नर्क में चले जाते हैं। तो नर्क में पोएट वर्जिल के साथ जाते हैं, वहां पर उनको एक कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम है गूडो डा मोंटेफॉर्लो।
वो समझता है कि जिस तरह से मैं मरा हुआ हूँ, मेरी आत्मा मृत है, मैं नर्क में रह रहा हूँ, ठीक उसी तरह से ये लोग जो आए हैं डांटे और वर्जिल, उनको भी मरा हुआ समझ के वो उनसे बात करने को तैयार हो जाता है। तो इन सब लाइनों का मतलब ये है कि वो अपनी स्टोरी बताने वाला होता है कि कैसे मैंने बहुत सारे सिंस, बहुत सारे अपराध किए हुए हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा के लिए आई एम इटर्नली कंडेम्ड टू बर्न लाइक इन द फ्लेम ऑफ हेल। जिस तरह से जॉन मिल्टन के जो पैराडाइज लॉस्ट में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है हेल का कि वहाँ एक आग जलती रहती है, ठीक उस तरह से यहाँ पर जो गुडो डा मोंटेफेर्लो है वो हमेशा की आग में जलता रहेगा। अब वो जब डांटे उससे पूछते हैं, कुछ बात करते होंगे उसके कैरेक्टर को लेकर के, लाइफ को लेकर के, तब वो कहता है कि वैसे तो मैं नहीं बताता लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है। इन सब लाइनों का मतलब यही है कि वैसे तो मैं नहीं कहता लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से, नर्क से वापस कोई भी धरती पर नहीं गया है, लिविंग पीपल की दुनिया में नहीं गया है। तो इसलिए मैं, अगर मुझे भरोसा होता कि तुम वापस चले जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन अब कोई यहाँ से गया ही नहीं है कभी वापस, तो मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और क्योंकि तुम वापस नहीं जाओगे तो इन लाइनों का मतलब यही है, तो अपनी कहानी अपने सिंस के बारे में वो बताता है। यही इस और ये डांटे के इन्फर्नो से लिया गया है। तो एक तो एग्जाम पॉइंट ये हो गया, पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो डांटे की डिवाइन कॉमेडी का जो एक बुक है, पार्ट है इन्फर्नो, उससे लिया गया एपिग्राफ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। लैटिन में लिखा हुआ है एक्चुअली मूल रूप से। अब यहाँ से यात्रा शुरू होती है जिसमें वो कहता है कि प्रूफ्रॉग कहता है लेट्स गो देन यू एंड आई, ये सब बताने के बाद अब जैसे कि एक जर्नी की थी डांटे ने कहा हेल की, तो ठीक उसी तरह से प्रूफ्रॉग जो है वो एक यात्रा के लिए बात कर रहा है। यू एंड आई, अब यू के अलग अलग रेफरेंसेस मिलते हैं, आई तो वो खुद हो गया प्रूफ्रॉग, लेकिन यू कौन है, तो यू यहाँ पे एक जो हम लोग हो सकते हैं लिसनर, या यूं कहो कि वो किसी अपनी एक महिला मित्र से कह रहा है कि चलो, क्योंकि एक शुरुआत कहाँ से हुई है, हेल के डिस्क्रिप्शन से। तो उसी तरह से वो लंदन शहर में घूम रहा है और ओवरऑल उसकी लाइफ फेल है, और जो भी है एक मॉडर्न सेंस में कह सकते हैं कि ही इज डिसइल्यूजेंड, और कहीं भी उसे राहत की सांस नहीं है। तो उसी हिसाब से वो कह रहा है कि चलो भाई चलते हैं, लेट्स गो देन यू एंड आई, आओ एक यात्रा शुरू करते हैं, घूमने चलते हैं। विजिट कहाँ की है, कहाँ, व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, जब रात हो रखी है, या इवनिंग इज स्प्रेड मतलब शाम फैली हुई है या रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल। अब देखिए क्या है कि ज्यादातर जो पोएट होते हैं वो अक्सर रोमांटिक या बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज से शुरुआत करते हैं, लेकिन टी एस इलियट जाने जाते हैं अपनी सब इन्हीं सब अब्रप्ट बिगनिंग के लिए, और एक अलग ही उनका जो कंपैरिजन रहता है। तो यहाँ पे वो शाम की तुलना किससे कर रहे हैं, एक ऐसे मरीज से जो कि इथराइज्ड मतलब जो कि सिडेटेड है, अनकॉन्शियस है, और कहाँ है, अपॉन अ टेबल, कौन सी टेबल पर, एक ऑपरेशन थिएटर में, जिस पर यूं कहो कि सर्जरी होने वाली है, डॉक्टर उसको उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक ऐसी शाम है। बहुत ज्यादा खूबसूरत इमेज यहाँ पे नहीं है। लेट्स गो थ्रू अ सर्टेन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स, आओ ऐसी गलियों से चलते हैं जो कि गलियां हाफ डेजर्टेड मतलब सुनसान है, बहुत कम लोग ही वहां पर आते जाते दिख रहे हैं। वो कैसे लोग हैं, द मटरिंग रिट्रीट्स, और वो लोग सब अपनी लाइफ से यूं कहो कि परेशान है, अपने पूरे दिन के कर्मों से, कार्यों से हारे थके जैसे भी हैं। तो वो मटरिंग मतलब बुदबुदाते हुए, खुद से बातें करते हुए, रिट्रीट्स का मतलब क्या होता है, वापस आना, कि बुदबुदाते हुए से वापस आ रहे हैं, कहाँ से, अपने कार्य से, या जो भी है घूम रहे हैं उन गलियों में। ऑफ रेस्टलेट नाइट्स, जो गलियां हैं वो कैसी हैं, ऑफ रेस्टलेट नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स, ऐसे होटल हैं जहां पर लोग एक रात गुजारते हैं, या यूं कहिए कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई अच्छे काम, या यूं कहो कि बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अक्सर वहाँ पे चीप होटल्स हैं उन गलियों के आसपास, और वहाँ लोग एक रात ही गुजारते हैं, बहुत ज़्यादा रुकने का उनका कोई पर्पस नहीं होता है। एंड सॉ डस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स, अब ये सॉ डस्ट क्या होता है, ये लकड़ी का बुरादा होता है। पहले जब लोग बहुत ज़्यादा पी लेते थे पब में, तब ये फर्श पे सॉ डस्ट लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता, जिससे कि जब
पीने के बाद लोग फैलाना शुरू करें ड्रिंक, तो वो उस बुरादे में बहुत ज़्यादा, जैसे कोई चिकनी फर्श होगी तो फिसलने का डर होगा, स्लिपरी हो जाएगी। सॉडस्ट की वजह से वो फर्श स्लिपरी नहीं होगी, इसलिए उन पब में ये सॉडस्ट डाल दी जाती थी। रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स, इसके अलावा जो सीपी है, उस सीपी की बनी हुई जो शेल्स हैं वो लगी हुई हैं उन रेस्टोरेंट्स पे। ये एक तरह से एक सेक्सुअल इन्यूडो है, यूं कहो कि कामुक सीन है, लोगों को थोड़ा एक्साइट करने का, भड़काने का, टू डू सच काइंड्स ऑफ एक्ट्स। स्ट्रीट्स, ऐसी गलियां दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्गुमेंट, ऐसी गलियां, उन गलियों की तुलना किससे की गई है? टीडियस आर्गुमेंट, मतलब एक बहुत ज्यादा थका देने वाली बहस से। ऐसी बहस, ऐसी डिबेट जिसमें आदमी टीडियस थक जाता है, ऑफ इंसिडियस इंटेंट, और जो बहस की जा रही है वो बहुत ही गलत या धोखे के इरादे से। इंसिडियस मीन्स धोखेबाज या सीक्रेटली जो खतरनाक इरादा हो, ऐसे इरादे के साथ वो बहस, डिबेट की जा रही है, टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और वो बहस आपको कहाँ ले जा रही है? एक ऐसे सवाल के प्रति जो कि बहुत ज्यादा आपके मन पर हावी रहने वाला है। ओवरवेलमिंग मीन्स ऐसा जिसे आप रोक ना सकें अपने मन में, आप कह के ही मानेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है ये पूरी पोएम में आपको मिलेगा, लेकिन सवाल क्या है वो नहीं पता चलेगा। तो यही तो मॉडर्निज्म है। कुछ ऐसी चीजें, देयर इज नो सर्टेन पैटर्न, देयर इज नो सर्टेन थीम, ये पूरी पोएम में आपको मिलेगा ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, बट ये है क्या? ये कहीं भी आपको पूरी पोएम में कहीं भी सुनने को इसका नहीं मिलेगा कि आखिर क्वेश्चन है क्या। जैसे कि अगली लाइन में ही, जैसे आपके मन में आया है कि कौन सा सवाल, मेरे मन में भी आया था, आपके भी आया है, तो क्या है? ओह, डू नॉट आस्क व्हाट इज इट, पूछना नहीं है, मतलब आपको बस पहेली जैसे बना के रखना है, पूछना तो है ही नहीं कि सवाल है क्या। अब ये प्रूफ्रॉग की लाइफ से हो सकता है कि, क्योंकि वो एक फेल्ड मैन है, हाफ मिडिल एज्ड है, और बहुत कुछ एनर्जी उसके शरीर में नहीं बची है, तो एक तरह से सवाल है अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने का। आप हम ये इमेजिन कर सकते हैं, और उसका आंसर क्या होगा, यही सवाल है कि आखिर वो क्या बोलेगी, लेकिन कुछ बोलती नहीं है क्योंकि पूरी पोएम ऐसे ही चलने वाली है। लेट अस गो एंड मेक आर विजिट, ठीक है, सवाल मत पूछो, आओ और चलते हैं। तो ये जर्नी कैसी है? जैसे डांटे ने की थी, एपिग्राफ से शुरुआत हुई है हेल से, तो ठीक उसी तरह से ये कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है। जैसे हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, बीच पे जाते हैं, ऐसी कोई जर्नी नहीं है। इट्स जर्नी इन द zigzag streets, in the streets which are marked by shabby restaurants एंड sawdust, full of sawdust रेस्टोरेंट्स। इस टाइप के रेस्टोरेंट, चीप होटल से भरी हुई गलियों में एक जर्नी है जो कि होने जा रही है। आगे कहते हैं कि इन द रूम द विमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। अब जहाँ वो जा रहा है गलियों में, जो रूम है होटल्स के या जो भी, वहां पर जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं और माइकल एंजेलो की बात करती हुई जा रही हैं, जो कि एक इटालियन पेंटर थे। हम बताते चलें आपको कि टी.एस. इलियट को इटालियन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार था, डांटे से और इटालियन रेनेसां से। तो ये कह सकते हैं कि जो विमेन हैं बहुत ज़्यादा वो परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड, पढ़ी लिखी हैं, जो कि माइकल एंजेलो के बारे में भी जानती हैं। ये तो ये व्याख्या हो गई, लेकिन दूसरी व्याख्या ये है कि जो माइकल एंजेलो या जो लाइन है, ये लाइन एक फ्रेंच पोएट हुए हैं जिनका नाम था जूल लाफॉर्गे। उनकी पोएम थी, उनकी पोएम से लाइन ली गई है, इन द रूम द विमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। एक्चुअली उनकी एक पोएम है, वहां से ये लाइनें उन्होंने यहाँ शामिल कर दी हैं टी.एस. इलियट ने। इसका मतलब यही हुआ कि जो वातावरण है, महिलाएं काफी पढ़ी लिखी हैं, आती जाती रही हैं, लेकिन और बात कौन सी कर रही है? माइकल एंजेलो की। इट मीन्स दे आर वेल एजुकेटेड। तो पहला रेफरेंस मिला हमें यहाँ पर, फर्स्ट रेफरेंस वो था एक्चुअली एपिग्राफ का। सेकंड रेफरेंस मिला है कि एक फ्रेंच पोएट हुए हैं जूल लाफॉर्गे, उनकी पोएम से ली गई ये लाइनें, जो कि यहाँ पे फिट की गई हैं टी.एस. इलियट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। The yellow fog that rubs its back upon the window panes, the yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes। अब ये जो फॉग है या जो जो स्मोक है, ये इसको यहाँ पे पर्सनिफाई किया है कि जैसे येलो कलर का जो फॉग है, जैसे जो लंदन है वहाँ की, वहाँ का जो वेदर है उसको फॉगी कहा जाता है, क्योंकि काफी वहाँ पे सर्दियों में धुंध हो जाती है अपने इंडिया की तरह।
तो उस हिसाब से जो फॉग है वो येलो कलर का बता रहे हैं, और वो अपनी पीठ रगड़ रहा है किनसे? विंडो पेन्स, विंडो में लगे हुए जो पेन्स हैं उनसे, शीशों से, क्योंकि यहाँ पे पर्सनिफाई किया है। और स्मोक दैट रब्स इट्स मजल, मजल का मतलब होता है थूथन, या जो जानवर होते हैं उनकी जो उनका जो मुंह रहता है थूथन, उसको कहा जाता है मजल। तो एक तरह से यहाँ पे उन्होंने पर्सनिफाई किया है कि वो अपनी पीठ और अपनी थूथन उन विंडो की पेन से रगड़ रहा है। ये सिचुएशन है उस वेदर की वहां पर। लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग। और जिस तरह से बिल्ली जो है, कई बार बिल्ली या और जानवर जो हैं अपनी जीभ से अपने ही शरीर को साफ करते हैं, या बिल्ली अपने फर्श को लिक करती है, ठीक उसी तरह से ये जो है कोई फॉग जिसको पर्सनिफाई किया है, मान के चलो बिल्ली समझो, जो कि अपने फर्श को उस लिक करके चाट रही है कॉर्नर में जाकर के, कहीं कोने पे बैठ के। लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स। इसके अलावा जो वहां पर तालाब हैं, वो उनमें जो पानी स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट वाटर है, उसके ऊपर जो धुंध है, जो स्मोक है या जो फॉग है, वो लिंगर्ड मंडरा रहा है, जमा हुआ है। मतलब जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ज़्यादा फॉगी है। कोई वहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रेशिंग एयर नहीं है। इस सब बात इन बातों का मतलब यही है कि वहाँ पर कोई रिफ्रेशिंग एयर नहीं है, क्योंकि पानी भी स्टैग्नेंट है, फॉग भी रुका हुआ है। ओवरऑल जो सारी एटमॉस्फियर है, सराउंडिंग है, वो उसमें भी सैडनेस का मिक्सचर है। आगे वो कहते हैं कि लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट। अब जो फॉग है जो कि इसको पर्सनिफाई किया है, मान के चलिए कैट है, वह वह अपने ऊपर गिरने दे रही है क्या? चिमनी से जो कालिख गिर रही है, क्योंकि चिमनी जब जलती है तो कार्बन होता है उनसे, तो धुआं काले रंग का वो उसकी पीठ पर गिर रहा है। स्लिप्ड बाय द टेरेस। अब वो बिल्ली की तरह जो फॉग है, मान के चलो बिल्ली स्लिप्ड बाय द टेरेस, जो टेरेस होता है छत के बाहर वाला हिस्सा, छज्जा जिसे बोलते हैं, या चबूतरा भी होता है घर के बाहर जो ऊंचा सा बना देते हैं कुछ लोग, उस पर वो स्लिप कर रहा है, खेल रहा है एक स्पोर्टी स्पिरिट में। मेड अ सडन लीप, अचानक से एक छलांग लगाता है। एंड सीइंग दैट इट वाज सॉफ्ट अक्टूबर नाइट। अब अक्टूबर की रात है, मतलब ऑटम का जो मौसम है वो चल रहा है। जैसे उसको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्द मौसम है, तो क्या हो रहा है? कर्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फेल एस्लीप। और जिस तरह से बिल्ली कई बार किसी डेस्क या चेयर या आपके पैरों के आसपास कर्ल बन के अपने हाथ पैर समेट करके बैठ जाती, सो जाती है, ठीक उसी तरह से फॉग सो गया। पर्सनिफाई किया है किसी जानवर जानवर के रूप में, तो जानवर जो है वो आकर के सो गया, या यूं कहो कि फॉग थोड़ा सा डिसअपियर हो गया है, जैसे ही पता चला कि इट्स नाइट, ऑटम नाइट। आगे वो कहते हैं एंड इंडीड देयर विल बी टाइम। अब ये जो देयर विल बी टाइम, एक्चुअली ये भी एक रेफरेंस है जो कि एक पोएट हुए हैं, मेटाफिजिकल पोएट हुए हैं एंड्रयू मार्वेल, जिनकी एक पोएम आई थी टू हिज मिस्ट्रेस। उसमें एक लाइन है कि जिस तरह से वो अपनी प्रेमिका को समझाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर हम अजर अमर होते तो नखरे दिखा लेती, लेकिन अब हम अजर अमर नहीं हैं और बहुत कम टाइम है। तो ही विशेस टू सेड्यूस हर, उसी हिसाब से वहां से एक रेफरेंस उठाया उन्होंने। तो प्रूफरॉक कहता है कि देयर विल बी टाइम फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन। फिर से ये रिपीट हो रही एक तरह से वही लाइनें जो भी हमने पढ़ी हैं जस्ट। देयर विल बी टाइम रेफरेंस है एंड्रयू मार्वल की पोएम से। देयर विल बी टाइम टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, कि वक्त होगा। प्रूफरोथ खुद जो है खुद को समझा रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं है, या बहुत ज्यादा उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, खासियत नहीं है, तो कह रहा है कि टाइम होगा उसके पास। अब किस चीज का टाइम होगा? अपनी एक प्रेमिका को प्रपोज करने का, उससे वही क्वेश्चन पूछने का ओवरवेलमिंग, या अपना टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट, मतलब अपनी पर्सनैलिटी वैसी बनाने का, अपना चेहरा वैसे बनाने का, टू मीट द फेसेस उन सब लोगों से जो तुमसे मिलेंगे, या सोसाइटी में अपने आप की अपनी पहचान बनाने का टाइप। देयर विल बी टाइम, वक्त होगा, टू मर्डर एंड क्रिएट, मतलब चीजों को तोड़ने का, बनाने का, द्वारा रिक्रिएशन का, ये खुद को समझा रहा है प्रूफरोक। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स।
अब ये वर्क्स एंड डेज, ये एक फिर से एक रेफरेंस हुआ है यहाँ पर शामिल। एक ग्रीक पोएट हुए हैं, उनके जो एक बुक है वर्क्स एंड डेज, वहां से उन्होंने शामिल किया इस रेफरेंस को, जिनका नाम हुआ है जो ग्रीक पोएट है जिनका नाम है हेसियड। उन्होंने लिखा था वर्क्स एंड डेज। उसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपनी जीवन यापन चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए, ठीक उस तरह से प्रुफ्रोक को भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और वो सिंपल जिंदगी, या यूं कहो कि सिर्फ ड्रीमिंग करते हुए, मोनोलॉग गाते हुए तो नहीं गा सक जिंदगी गुजार सकता। तो डेज एंड वर्क्स जो है, ग्रीक एक पोएट हुए हैं हेसियड, उनसे लिया गया रेफरेंस है, जो कि यहाँ पर उन्होंने शामिल किया है। आगे बात करते हैं। दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, टाइम फॉर that lift and drop a question on your plate, time for you and time for me। अब ये you कौन है, ये फिर से कई इसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, कि चाहे वो लिसनर या रीडर या फिर उनकी प्रूफ की कोई बिलव्ड। एंड टाइम येट फॉर 100 इन डिसीजंस। अब ये अपनी पर्सनैलिटी को बयां कर रहे हैं कि बहुत सारे इनके मन में इनडिसीजंस हुए हैं, क्योंकि ये किसी भी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं। प्रूफ्रॉक ये इस टाइप का कैरेक्टर है। एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स, कई तरह के उसने सपने देख रखे हैं, कई तरह के उसके मन में ख्याल आते हैं, एंड लेकिन सब कुछ खत्म हो जाता है आखिर में। होता क्या है, बिफोर टेकिंग ऑफ टोस्ट एंड टी। और सब कुछ, इतने सारे सपने, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद वो अंत में कहाँ आ जाता है प्रूफ्रॉक, बिफोर टेकिंग ऑफ टोस्ट एंड टी, कि बस चाय और टोस्ट खाने से पीने से पहले ये सारी चीजें उसके दिमाग में आएंगी। 100 टाइप्स ऑफ डाउट्स, 100 टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन्स, 100 टाइप्स ऑफ विजन्स रिविजन्स, लेकिन सब आकर के खत्म हो जाने, क्योंकि ही डजंट हैव द करेज टू आस्क हिज बिलव्ड दैट ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, जो कि उसको पूछना था, जिसको पूछ नहीं पा रहा है। फिर से वही बात, इन द रूम द विमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। ये रेफरेंस जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक फ्रेंच पोएट से लिया गया है। और ये एक तरह से जो एटमॉस्फेयर है उसको बताने के लिए, कि ऑल द विमेन आर सोफिस्टिकेटेड, वेल एजुकेटेड एंड रेनेसां स्पिरिट को डिस्क्राइब कर रही है, कि उनको पता है माइकल एंजेलो के बारे में। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, वास्तव में इनके पास बहुत टाइम है, क्योंकि ही इज नॉट ईगर एंड ही इज नॉट कैपेबल ऑफ रीडिंग एनी कंक्लूजन टू वंडर डू आई डेयर एंड डू आई डेयर। फिर से उसके मन में सवाल आ रहा है, क्या उसके पास वो हिम्मत है, क्या वो साहस है उस पूछने का अपनी प्रेमिका से, कि पूछ पाएगा कैसा, क्या कि डू यू लव मी और जो भी है। तो इस तरह से वो नहीं पूछ पा रहा है। टू टर्न बैक एंड डिसेंड स्टेयर, जहां पर वो है, जिस होटल पे, या तो वो कहता है कि भाई मेरी बस की बात नहीं है, तो वापस आ जाता है। टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर, और जो स्टेयर्स हैं ऊंची, उनको उतर के वापस जाने की सोचने लगता है, क्योंकि वो नहीं पूछ पाएगा। विद ए बार्ड स्पॉट इन मिडिल ऑफ माई हेयर, अब ये इनसे पता चल रहा है कि ही इज अ मिडिल एज्ड पर्सन, क्योंकि उसके सिर पे एक बार्ड स्पॉट, एक गंजापन आ गया है, काफी बाल उसके जो हैं वो झड़ चुके हैं, उस इस वजह से वो मिडिल एज्ड पर्सन है। ठीक है, कह सकते हैं मिडिल एज्ड। बस आजकल का सिस्टम ये हो गया है, क्योंकि पोएम बहुत पहले 1915 1917 में लिखी गई थी, आज से मान के चलिए करीब अ, अब इस समय 2025 चल रहा है, तो 110 साल हो चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो आजकल हर कोई गंजा या जो हेयर फॉल की समस्या बहुत नॉर्मल है, लगभग सभी, चाहे वो कम उम्र के हों या मिडिल एज्ड हों या ज़्यादा एज्ड हों, सभी के साथ ये समस्या हो रखी है। दे विल से, दे किसके लिए कह रहा है, जहाँ वो घूम रहा है, महिलाएं, लोग, उनके बारे में कह रहा है। हाउ, वो लोग कहेंगे हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन, सब उसके बालों को देखेंगे या उसके गंजेपन को देखेंगे। इसका मतलब ये है कि प्रूफ्रॉक अपने इमेज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, उसको लग रहा है कि कैसे काम चलेगा, सब उसके बारे में बात करेंगे। माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन
इसके अलावा उसका कोट अच्छा है और उसका कॉलर जो है वो भी उसकी चिंतक पिन से अच्छे से लगा हुआ है। माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट, इसका मतलब वो बता रहा है कि मेरी नेक टाई रिच है और बहुत ही सोम्बर है, बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब वो दिखावे में भरोसा करता है। बट अजर्टेड बाई ए सिंपल पिन, लेकिन पिन जो लगी हुई है बहुत ही सिंपल है जिससे वो रुकी हुई है। दे विल से, फिर भी वो लोग कहेंगे, बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, और ये बहुत ज़्यादा रोबस्ट पर्सनैलिटी की नहीं है, दुबली पतली पर्सनैलिटी का कैरेक्टर है प्रूफ्रॉक। तो उसको लगता है कि कितना भी मैं कुछ भी कर लूँ, दिखावा, अच्छे कपड़े पहन लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन लोग फिर भी मेरे बालों को देख के और मेरे दुबले पतले हाथों को देखकर कमेंट जरूर कर देंगे। तो कुल मिला के वो कॉन्शस है अपने इमेज को लेकर के और दिखावे में भरोसा करता है। ही इज स्नॉबिश, दिखावे में भरोसा करने वाला इंसान है। फिर से उसके मन में आता है, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। अब ये सवाल जो उसके मन में है जिसको पूछना चाह रहा है, तो उसको वो सवाल बहुत बड़ा लगता है। जैसे कि अगर वो पूछ लेगा तो उसको लग रहा है कि पूरा यूनिवर्स ही, पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाएगी। ये सवाल उतना बड़ा क्यों लग रहा है उसे? क्योंकि उसके हिम्मत नहीं है उसके अंदर वो पूछने की। इस वजह से उसको लग रहा है कि क्या मैं कहीं ऐसा नहीं पूरे जैसा यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने जैसा हो गया हो। इन अ मिनट देयर इज ए टाइम फॉर डिसीजंस, एक मिनट में डिसीजन की लिया जा सकता है। रिविजन्स विच अ मिनट विल रिवर्स, और ऐसा भी होगा उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कि वो डिसीजन लेगा, कुछ रिवीजन करेगा और एक ही मिनट में उसके हालात फिर से उल्टे हो जाएंगे या फिर से उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी कुछ कहने की, कुछ बोलने की। फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, क्यों नहीं हो रही हिम्मत? क्योंकि कह रहा है कि मुझे खूब पता है अच्छे से उनके बारे में। किन के बारे में? सब महिलाओं के बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में। नोन देम ऑल, खूब अच्छे से जानता हूँ उनको। हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग्स एंड आफ्टरनून्स, इसका मतलब कि वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन अपने आप को बताना चाह रहा है कि इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून सब देखा है उसने, उतार चढ़ाव, हालात सब देखे हैं। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, अरे ये लो, मतलब इतना सब कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद अपनी जिंदगी को किससे नापा हुआ है? कॉफी स्पून से, मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने कॉफी पी रखी है, अच्छे से इनको पता है। तो अपनी ज़िंदगी को नापने का तरीका उन्होंने बहुत सस्ता बता दिया है, कॉफ़ी स्पून से, कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से कॉफ़ी पीते हुए आ रहे हैं। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद द डाइंग फॉल, अब कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ वो आवाज़ें जो कि कम हो रही हैं विद द डाइंग फॉल। अब डाइंग फॉल जो है ये भी एक रेफरेंस है, ये रेफरेंस है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है ट्वेल्थ नाइट, उसमें ऑर्सिनो जो होता है जिसको याद आती है अपनी प्रेमिका की जिसे वो प्रपोज कर चुका है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती है उनका प्रपोजल। अगर आपने वो प्ले पढ़ा हुआ है तो उसमें शुरुआत में कहता है कि जो म्यूजिक चलाने की बात करता है तो उसमें शब्द आता है डाइंग फॉल, वहां से लिया गया रेफरेंस है। इसका रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि जिस तरह से ऑर्सिनो को अपनी प्रेमिका की याद आती है और वो म्यूजिक के सहारे और बाद में किसी और को भेजता है कि जाके उसको बोलो कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो ठीक उसी हिसाब से प्रूफ्रॉक का कैरेक्टर है कि वो डायरेक्ट नहीं कह पा रहा है अपनी प्रेमिका से और वो भी चुपचाप सुनना चाह रहा है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, उसके अंदर डायरेक्ट हिम्मत नहीं है। और वो आवाज कहाँ से आ रही है? फ्रॉम अ फार्दर रूम, किसी दूसरे कमरे से, जहाँ से वो आवाज आ रही है लोगों की आपस में बात करते हुए। और इसमें हिम्मत नहीं है डायरेक्ट पूछने की किसी से। तो मन में वो कहता है कि सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम, कि मेरे मेरे पास क्या राइट है, क्या अधिकार है ये पूछने का? प्रिज्यूम मतलब अनुमान लगाना कि वहाँ प्रेमी प्रेमिका ही होंगे। तो मेरे पास क्या अधिकार है ये पूछने का, या मेरे पास हिम्मत नहीं है पूछने की डायरेक्ट कि किसकी आवाज है और क्या मतलब है उस आवाज का। आगे वो कहता है कि एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी नोन देम ऑल, मतलब उन सब के लोगों की नजरों को वो पहचानता है या उन लोगों का एटीट्यूड इसको लेकर के जो है खूब अच्छे से जानता है। द आईज दैट फिक्स यू इन ए फॉर्मुलेटेड फ्रेज, ऐसी नजरें जो तुम्हारे बारे में पूरी तरह से उन्होंने एक पूर्वाग्रह बना रखा है। फॉर्मुलेटेड फ्रेज का मतलब कि उन्होंने तुम्हारे बारे में राय बना रखी है, उन लोगों ने, जहाँ ये घूम रहा है ये समझ रहा है कि उन लोगों ने मेरे बारे में राय बना रखी है कि मैं कैसा हूँ। एंड वेन आई एम फॉर्मुलेटेड, अब जब मेरे बारे में राय बन ही गई है, एंड इट्स स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है छटपटाना, तड़पना,
एंड व्हेन आई एम पिन्ड एंड रिगलिंग ऑन द वॉल, और जिस तरह से मुझे पिन लगा करके रिगलिंग और मैं छटपटा रहा हूँ, मुझे दीवार पर लगा दिया गया है। देखिए अब ये रेफरेंस है साइंटिस्ट का। उस समय जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो बहुत सारे इंसेक्ट को पकड़ के और एक ग्लास में रख करके उनको पिन कर देते थे दीवार में, जैसे कोई पोस्टर लगाता है या कोई दीवार में, जिससे कि वो उनका अध्ययन कर सकें, स्टडी कर सकें और उनके बारे में जो भी अपनी खोज हो, रिसर्च हो, उसको पूरा कर सकें। तो उसी हिसाब से उनकी आँखों को, जो लोग हैं उनकी आँखों को ये बता रहा है प्रूफ रॉक कि वो साइंटिस्ट जैसी आँखें हैं, और वो मुझे इस तरह से उन्होंने एक कीड़े की जैसी संज्ञा दे रखी है कि मुझे वो ऑब्जर्व कर रही हैं। तो कैसे मैं क्या करूं, कैसे बताऊं? देन हाउ शुड आई बिगिन, तो मैं क्या बोलूं, कैसे शुरू करूं अपनी जिंदगी के बारे में? तो स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स। बट का मतलब क्या होता है? जो लोग सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पीने के बाद जो ठूट रह जाता है उसको बट बोलते हैं। बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, अपनी जिंदगी के जो दिन या जो तरीके या जो कार्य, उनके बारे में कैसे बताऊं? क्योंकि उन लोगों ने तो मुझे पहले ही साइंटिफिक नज़रों से पूरी तरह से एनालाइज कर रखा है ना, वैज्ञानिक नज़रों से। तब कोई मतलब नहीं है मुझे अपनी ये तुच्छ दिन बताने का। अब यहाँ पर वो तुलना कर रहा है सिगरेट के ठूंठ से अपने दिनों की एक्टिविटीज की। एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, और क्या मेरे पास राइट है, क्या मेरे पास साहस है, या मेरी हिम्मत नहीं है कुछ पूछने की, कुछ कहने की किसी से? अगले स्टेंजा में कह रहा है कि एंड आई हैव नोन द आर्म्स, ऑलरेडी नोन देम ऑल। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरी पोएम में उसने कभी भी पूरे पर्सन का नाम नहीं लिया। कहीं आर्म्स बात करेगा, कहीं आइस बात करेगा, कहीं क्लॉज की बात करेगा। इस तरह से ही बात की है प्रूफ्रॉग ने। तो कह रहा है कि आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी देम ऑल, मैंने मतलब सबकी बाहें देखी हैं, या सबके जो सपोर्टिंग हैंड्स, एक तरह से कह सकते हैं कि सबको देखा है मैंने, कि कौन सपोर्ट करता है कौन सपोर्ट नहीं करता है। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर। अब वो महिलाएं जिन्होंने ब्रेसलेट पहना हुआ है एंड वाइट हैं और बेयर हैं, मतलब कह सकते हैं कि विदाउट हेयर, कुछ लोगों के जैसे रोए रहते हैं जो स्किन पर, वो भी नहीं है ना, जिस तरह से कुछ वैक्सिंग करा ली जाती है या कुछ लोगों के नहीं भी होते हैं। बट इन द लैम्प लाइट डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर। अब जो पहली लाइन में कहा है उसने, जैसे इस पोएम की जस्ट फर्स्ट लाइन में कि लेट्स गो यू एंड मी, यू एंड आई, मतलब अपनी प्रेमिका के साथ घूम रहा है यूं कहो। तो अपनी प्रेमिका के बाहों को वो देख रहा है लैंप लाइट में, मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी, वो उसको बाहें कैसी दिख रही हैं? लाइट ब्राउन हेयर, उसकी प्रेमिका के बाहों पर हल्के से ब्राउनिश जो हेयर हैं, रोए हैं, उनको वो देख रहा है। इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस। अब वो कह रहा है कि डाइग्रेस का मतलब जो मुख्य विषय है उससे हट जाना, क्योंकि अभी तक जो भी आपने पोएम पढ़ी है उसमें एक सब्जेक्ट शामिल नहीं है। तो कह रहा है कि क्या जो मैं बड़बड़ा रहा हूँ या जो मेरे थॉट्स हैं जिनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है, तो क्या वो किसी ड्रेस, किसी महिला की ड्रेस की परफ्यूम से मैं क्या ऐसा हो गया हूँ? मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि ही इज फ्रस्ट्रेटेड इन लव, और ही इज फ्रस्ट्रेटेड इन प्रपोजिंग हिज बिलव्ड। कुल मिला के उसको हर चीज फेमिनिन लग रही है। कि क्या कहीं ऐसा है कि किसी महिला की ड्रेस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डाइग्रेस हो रहा हूँ, अपने विषय से हट रहा हूँ, या मेरे थॉट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं बची है? आर्म्स दैट लाई अलोंग अ टेबल रैप अबाउट ए शॉल। कुछ महिलाएं जो टेबल पे अपने हाथ रख के बैठ जाती हैं, या कुछ महिलाएं जो हाथों में अपने शॉल लपेट लेती हैं। एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, तो क्या मैं जाके पूछूं? कैसे? मेरे पास राइट नहीं है, मेरे पास हिम्मत नहीं है। एंड हाउ शुड आई बिगिन, और कैसे मैं शुरू करूं? ये शुरू क्या करने वाला है, क्या पूछने वाला है, यही आपको कंफ्यूजन में रखेगा कि आखिर बात क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, और किसके बारे में ये क्या शुरू करने वाला है प्रूफ्रॉग। शैल आई से, क्या मैं कहूँ? पूछ रहा है क्या मैं कहूँ, तो क्या कहेगा? कह रहा है कि आई हैव गॉन एट डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स। कह रहा है कि शाम की जो डस्क होती है, डस्क मतलब जब धुंध हो छा जाती है शाम को कई बार, तो मैं उन तंग गलियों से घूमा हुआ हूँ। एंड वॉच्ड, और देखा है द स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम द पाइप्स
ऑफ लोनली मैन इन शर्ट स्लीव्स लिविंग आउट ऑफ विंडोज। अब ये 3 लाइनों का मतलब ये है कि प्रूफ्रॉग ने अभी तक जो भी जिंदगी जी है वो एकदम तन्हा जी है, अकेली जी है, क्योंकि उसने देखा है उन तंग गलियों से गुजरते हुए कुछ लोगों को जो विंडो पे खड़े होकर के सिगरेट पी रहे हैं, वो भी अकेले हैं। तो उस अकेलेपन का ही एक सेंस है कि उसने भी अपनी ज़िंदगी अकेले जी है और उसे अभी कोई ऐसा विश्वस्त पार्टनर नहीं मिला है। एलिनेशन फीलिंग है, कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ एलिनेशन जो दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपने आप को नॉन बिलोंगिंग फील कर रहा है, वैसे ही। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैगेड क्लॉथ्स। अब वो कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं एक रैगेड का मतलब क्या होता है, एकदम घिसे पिटे, क्लॉथ मतलब पंजे, और यहाँ पे पंजे किसके हैं, कह सकते हैं केकड़ा, स्कटलिंग, जो मटर गश्ती करता या घूमता अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज। कह रहा है इससे अच्छा तो इन गलियों में अकेले रहने से अच्छा तो मैं एक मतलब घिसा पिटा केकड़े के पंजों जैसा होता, या केकड़ा होता जिसके पंजे बहुत घूम फिर के घिस चुके हैं, जो कि आराम से जो साइलेंट समुद्र है उसकी फ्लोर पर, उसकी तलहटी में आराम से मटर गश्ती करता घूमता। तो ये जो इमेज है एक केकड़े की, वो यहाँ पर प्रूफ पर एकदम फिट बैठ रही है, इसलिए क्योंकि वो खुद अकेला है और अपने आप को ओवर प्रोटेक्टेड फील कर रहा है कि अपने आप को एकदम प्रोटेक्शन में रखना है, ठीक उस हिसाब से। एंड द आफ्टरनून, द इवनिंग स्लीप्स सो पीसफुली। अब वो कह रहा है कि दोपहर के बाद जो शाम हो गई है वो बहुत अच्छे से सो रही है, या आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा शांत है, शांति प्रिय माहौल है आसपास। स्मूथ्ड बाय लॉन्ग फिंगर्स, ऐसा जैसे कि लंबी लंबी उंगलियों से किसी को सहलाया गया हो, या किसी को लोरी गा के थपथपा के सुला दिया गया हो, वैसे एजलीप। क्या ये जो माहौल है या जो इवनिंग है वो सोई हुई है, या क्या टायर्ड या थकी हुई है। और इट मलिंगर्स, या ये सिर्फ मलिंगर्स का मतलब होता है रोग का ढोंग करने वाला, या ये सिर्फ नींद का ढोंग कर रही है। वातावरण में जो शांति है वो रियल है, या वो सिर्फ तूफान से पहले की शांति है, या सिर्फ ढोंग है। स्ट्रेच्ड ऑन द फ्लोर हियर बिसाइड यू एंड मी। अब वो रात जो सो रही है, इवनिंग जो सो रही है, वो एकदम पूरी तरह से फैली हुई, हियर यहाँ, बिसाइड यू एंड मी मतलब तुम्हारे और मेरे आसपास। अब ये यू फिर से मे बी हिज बिलव्ड, मे बी द लिसनर और रीडर ऑफ द पोएम, इसके बारे में बात कर रहा है कि जो एकदम रात है वो पसर के सो रही है। शुड आई, क्या मैं बोलूं, क्या बोलने वाले हैं पता नहीं। आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसेस हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मूवमेंट ऑफ टू इट्स क्राइसिस। ये मतलब चाय, केक और आइस, इस सब के बाद क्या उसके पास इतनी ताकत आ गई है कि वो जो क्राइसिस का मतलब क्या होता है, जैसे एकदम से बहुत बड़ी समस्या, क्या उस समस्या को सहन करने की या उस समस्या को पैदा करने की क्या उसके पास हिम्मत है, इतनी स्ट्रेंथ है। बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, लेकिन अपनी जिंदगी में उसने सारी फीलिंग्स देखी हैं। वो रोया भी है, उसने फास्ट भी रखा है, उसने प्रेयर भी की है, सब कुछ किया है। दो आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बाल्ड, और मैंने ये भी देखा है कि मेरा सिर किस तरह से धीरे धीरे बाल्ड हो गया, मतलब किस तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है, अनुभव इकट्ठा किया है। ब्रोट इन अपॉन अ प्लेटर, और कैसे मेरा सिर जो है वो गंजा सिर एक प्लेट पर रखा गया है, प्लेटर पर रखा गया है। अब ये फिर से यहाँ पर एक रेफरेंस है, वो रेफरेंस है बाइबल से। जिस तरह से बाइबल में एक जॉन होते हैं प्रोफेट, और वो उनसे एक राजा की लड़की कहती है, पुत्री उनसे कहती है कि तुम अपना सिर मुझे अपनी प्लेट मतलब प्लेट पर रख करके दो। तो वैसे वो अपना सिर अपनी प्लेट पर रख करके दे देते हैं और अपने आप को मार देते हैं। तो ये रेफरेंस है बाइबल से, जो कि यहाँ पे शामिल किया है टी एस इलियट ने। तो उसी हिसाब से वो कहते हैं कि आई एम नो प्रॉफिट, मैं वैसा जॉन द बैप्टिस्ट प्रॉफिट नहीं हूँ। एंड हियर इज नो ग्रेट मैटर, और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इतनी देर से यही पूछ रहे हैं कि शुड आई से ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और लाकर यहाँ पर कह दिया कि ये कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं जो कि मैं इतना करूं।
आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर। और मैं कभी महान था, या कभी मैं भी अनुभवी था, मेरी भी कोई वैल्यू थी, और वो चीज अब फ्लिकर मतलब टिमटिमा रही है, या उसकी जो रोशनी है मेरी प्रसिद्धि की, पॉपुलैरिटी की, वो धीरे धीरे मध्यम हो रही है, या इसकी जिंदगी में जो लोननेस है वो ज्यादा बढ़ रही है, अकेलापन ज्यादा बढ़ रहा है। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन। अब ये इटर्नल फुटमैन कौन है? ये जो डेथ है उसका एक बटलर है या सहयोगी है। होल्ड माई कोट, जिसने मेरा कोट पकड़ रखा है। एंड स्निकर, और वो बहुत ही हाथ मतलब जो कह सकते हैं उपेक्षापूर्ण हंसी। स्निकर मीन्स एक उपेक्षापूर्ण हंसी हंस रहा है इनके ऊपर कि भाई तुम्हारा टाइम हो गया, तो चलो। एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड, और मैं कहूँ तो मुझे मौत से डर लगता है। मतलब अब यहाँ पर ऑनेस्टी कह सकते हैं कि प्रोफरोक एक्सप्रेस कर रहा है ऑनेस्टली कि उसे डर लगता है इसके बारे में सोच करके कि मौत मेरे पास आ जाए। ये सोच के मुझे डर लगता है मौत से। आगे कहते हैं, वुड आई हैव बीन वुड इट हैव बीन वर्थ इट। और क्या ये इसके योग्य होता, मतलब क्या वो बात कहने के योग्य है भी? आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स, द मार्मलेड, मार्मलेड का मतलब होता है मुरब्बा, द टी, चाय, मतलब ये सब कुछ करने के बाद क्या ये कहने के योग्य बात थी? अमंग द पोर्सलेन, पोर्सलेन का मतलब जो चीनी मिट्टी के बर्तन, कप, प्लेट, तमाम चीजें होती हैं। अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, मतलब खाने पीने, चाय, कॉफी, मुरब्बा सब चल रहा है। ये सब होने के बाद कह रहा है कि और जो अपनी बात हो रही है तुम्हारी और मेरी, अपनी प्रेमिका से कह रहा है, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये कहना ठीक रहता? क्या उससे पूछना कि क्या मतलब प्रपोज करता है, जो भी है, क्या सब कहना ठीक रहता? टू हैव बिटन ऑफ द मैटर विद ए स्माइल, मतलब इतना सब कुछ खाने के बाद, चाय और मार्मलेड, टी और तमाम चीजें खाने के बाद, क्या वो मैटर जो, उस मैटर को भी स्माइल के साथ खा लेता? मैटर मतलब उस बात को, यहाँ पे फनी सेंस है, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर, कि क्या जिस तरह से ये सब चीजें खाई हैं, क्या उसी मुस्कुराहट के साथ उस मैटर, उस बात को खा लेता जिस बात को ये पूछना चाह रहे हैं। टू हैव squeezed the universe into a ball, और यूं समझिए कि वो बात पूछनी है अपनी अपनी प्रेमिका से, इस तरह से इतना बड़ा काम था जैसे कि पूरे यूनिवर्स को एक एक बॉल की तरह, एक बॉल के आकार में बना देना उसके लिए इतनी बड़ी बात है, क्योंकि उसके अंदर वो करेज नहीं है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रूफ रॉक के अंदर। टू रोल इट टुवर्ड्स सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जिसकी बात पहले उन्होंने की थी। इन सब बातों को, इन सब मैटर को लाकर कहाँ लाना है? टू ओवरवेलमिंग क्वेश्चन की तरफ, ऐसा सवाल जो उसके मन में बहुत दिनों से है, जिसको वो पूछ नहीं पा रहा है। फिर आगे कहता है, टू से आई एम लजारस कम फ्रॉम द डेड। अब ये लजारस क्या है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मरने के बाद स्वर्ग पहुंचता है, और एक होता है डाइव्स, दोनों साथ साथ मरते हैं। लजारस पहुंचता है स्वर्ग, और डाइव्स पहुंचता है हेल, नर्क में। तो डाइव्स उससे कहता है, भगवान से, ईश्वर से, क्राइस्ट से, कि लजारस को वापस भेज दो, और जाके बता दे अपने भाइयों को कि देखो किस तरह से मैंने अच्छे काम किए थे, जो मुझे स्वर्ग मिला और डाइव्स को नर्क मिला। तो ऐसा कुछ होता है, तो वो वापस आता है और आके अपने भाइयों को बताता है उनकी ईश्वर ईश्वर की आज्ञा से कि देखो अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो कह रहा है कि मैं लज़ारस नहीं हूँ जो कि मरने के बाद दोबारा वापस आया था अपने भाइयों को समझाने। तो मैं लज़ारस नहीं हूँ, मैं तो सिंपल प्रूफरॉक हूँ, और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वापस आके बताऊँ। कम बैक टू टेल यू ऑल, क्योंकि मुझे जो कहना है वो अभी कहना है, जिसको अभी तक वो नहीं कह पाए हैं। अगर लज़ारस होता तो मरने के बाद दोबारा आके बताता। आई शैल टेल यू ऑल, मैं तुम्हें सब कुछ बताता, सारी जिंदगी की कहानी अपनी प्रेमिका के बारे में, अपनी प्रेमिका से। इफ वन सेटिंग अ पिलो बाई हर हेड, अगर मैंने सब कह भी दिया, तो हो सकता है कि कोई महिला या उसकी प्रेमिका सिर्फ अपने जैसे एक कैजुअल वे में, सेटिंग अ पिलो बाय हर हेड का मतलब यहाँ पे कि तकिया लगाते हुए एकदम कैजुअल वे में, और कह दे, शुड से कह दे कि दैट इज नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल, मतलब तुमने मुझे गलत समझा है, मैं ऐसी नहीं हूँ। आई डोंट लव यू, आई डोंट लाइक यू, जो भी बोले वो यहाँ पे कहीं भी पोएम में नहीं बताया गया है, बट
हो सकता है इनके क्वेश्चन को, इनके जज्बातों को वो तकिया सेट करते हुए कैजुअल वे में बोल दे कि यू हैव मिसअंडरस्टूड मी, तुमने मुझे गलत समझा है। दैट इज नॉट इट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्या है, क्या उसके प्रपोजल का एक्सेप्टेंस है, क्या है, दैट्स नॉट क्लियर इन द पोएम। आगे कहते हैं कि एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, और क्या ऐसा पूछना वास्तव में अच्छा रहता। क्या पूछना, ये तो बताया ही नहीं है कहीं। वुड इट हैव बीन वर्थ अ वाइल, क्या ये पूछना वास्तव में ठीक रहता, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे रिजेक्ट कर देती। एंड आफ्टर द सनसेट्स एंड डोर यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स, मतलब ये सब कुछ घूमने के बाद, सारे अनुभव करने के बाद, सनसेट्स, डोर यार्ड्स, गलियों में हर जगह घूमने के बाद, आफ्टर the novels, and after the teacups, after the skirts that trail along the floor, and this and so much more, मतलब ये सारी एक्टिविटीज, ये सब कुछ वो सह चुका है, देख चुका है, अनुभव कर चुका है अपनी प्रेमिका और सारे समाज में सबके साथ। फिर वो कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट वॉट आई मीन, और मेरे लिए अभी भी ये संभव नहीं है ये कहना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उससे पूछना क्या चाह रहा हूँ, ये मेरे लिए अभी भी संभव नहीं हो पाया है। बट एज इफ मैजिक लैंटर्न थ्रू द नर्व्स इन पैटर्न्स ऑन स्क्रीन, या यूं कहो कि मैं खुद नहीं कह पा रहा हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे एक प्रोजेक्टर से लाइट डाली जाती है, लाइट लिख दिए जाते हैं स्क्रीन पर शब्द, तो नर्व्स का मतलब यहाँ पे क्या है, उसके हिडन वर्ड्स, कि उसके मन में जो छिपे हुए शब्द हैं, एक जादुई लैंटेन से, एक जैसे लालटेन होती है जादुई, और उससे प्रोजेक्टर की नुमा किसी स्क्रीन पे पढ़ लिए जाएं, और फिर भी वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, फिर भी मुझे लगेगा क्या ऐसा करना भी ठीक रहेगा। क्योंकि इफ वन, और यदि किसी ने, यहाँ पे वन का मतलब उसकी प्रेमिका ही है, कि यदि किसी ने फिर भी सेटलिंग अ पिलो और थ्रोइंग ऑफ ए शॉल, कि अब फिर से एक पिलो, तकिया सेट करते हुए या शॉल फेंकते हुए, और टर्निंग टुवर्ड द विंडो, और विंडो की तरफ देखते हुए, मतलब इसको इग्नोर करते हुए शुड से कह दिया कि दैट इज नॉट इट ऑल, कि ऐसा नहीं है, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल, और ऐसा मतलब नहीं था, मैं तुम्हारे साथ घूमती थी, खाती पीती थी, बस यही मतलब था, बाकी तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू टाइप जो भी हो, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, पोएम में यहाँ पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर मेकिंग इट सिंपल अंडरस्टैंड करने के हिसाब से, कि शायद उसके प्रपोजल को या उसकी बात को, उस क्वेश्चन को वो रिजेक्ट कर देती, तो ये ऐसा कहना उसके लिए ठीक नहीं था। आगे बोलता है कि नो, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन्ट टू बी। अब वो जैसे प्रिंस हैमलेट, अगर आपने विलियम शेक्सपियर का प्ले पढ़ा है, ऑब्वियसली आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हैमलेट तो पढ़ा ही होगा आपने। जिस तरह से हैमलेट अपने चाचा को मारने ना मारने को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि टू बी और नॉट टू बी, ठीक उसी तरह से ये भी कह रहा है कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे मन में भी मैं है कि मैं उससे कहूँ कि ना कहूँ, लेकिन मैं हैमलेट नहीं हूँ, क्योंकि हैमलेट ने आखिर कुछ ना कुछ कर ही दिया, टू बी और नॉट टू बी के बाद अपने चाचा को मारता ही मारता है। लेकिन मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ सोचने के बावजूद भी अभी तक कह नहीं पाया अपनी प्रेमिका से कुछ, तो मैं हैमलेट नहीं हूँ। आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, अब ये अटेंडेंट लॉर्ड कौन है, ये है पोलोनियस, यहाँ पे तुलना की जा रही है पोलोनियस से, क्योंकि वन दैट विल डू टू सेल अ प्रोग्रेस, जो कि तरक्की, अपनी खूब तरक्की करता है राजा के साथ रह करके, स्टार्ट अ सीन और टू, और विलियम शेक्सपियर ने उसको प्ले में एक दो सीन दिए भी हैं अच्छे से, जिनमें वो बताता है, जैसे लेआर्टीज अपने पुत्र को समझाता है कि जैसे एक अक्सर चलता है, नीदर बी अ बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, ना उधार लो ना उधार दो वाली स्टेटमेंट पोलोनियस ही बोलता है, तो एक तरह से फेमस किया है विलियम शेक्सपियर ने उसको वहां पर थोड़ा सा। एडवाइस द प्रिंस, हेमलेट को भी सलाह देता है, नो डाउट एंड इजी टूल, और बहुत ही हर जगह फिट हो जाता है, ऐसा इजी टूल भी है। डिफरेंशियल, और बहुत ज़्यादा सम्मानित, मतलब दूसरों का सम्मान भी खूब करता है। ग्लैड टू बी यूज, बहुत खुश रहता है कि चलो कम से कम मेरी सलाह जो है काम आई, रानी को भी सलाह देता है, हेमलेट को भी सलाह देता है। पॉलिटिक, कॉशियस एंड मेटिकुलस, बहुत ज़्यादा सावधान रहता है, बहुत मतलब कह सकते हैं कि मेहनती भी है, सब कुछ करता है।
फुल ऑफ हाई सेंटेंस। अब अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलता है, जो कि मैंने आपको बताया है। नीदर बियर बोरोवर नॉर एलेंडर भी खूब चलता है उसका स्टेटमेंट, पोलोनियस ही बोलता है। बट अ बिट ऑब्ट्यूज, लेकिन बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं स्पष्टवादी नहीं होता, नियत का अच्छा नहीं होता पोलोनियस। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी का विवाह हेमलेट से हो, वो इस तरह से नहीं चाहता है। एट टाइम्स इंडीड ऑलमोस्ट रिडिकुलस, और कई बार लास्ट में वो मजाकिया ही साबित होता है, फूल साबित होता है, और धोखे से मारा जाता है हेमलेट के द्वारा, जो कि रानी के चैम्बर में छिपा होता है। आपने पढ़ा होगा हेमलेट, ऑलमोस्ट एट टाइम्स द फूल, और एट टाइम्स जो मूर्ख वाला काम करता है वही मैं हूँ। मतलब आई एम नो प्रिंस हेमलेट, मुझे पोलोनियस कह सकते हो, या मैं पोलोनियस हूँ जो कि ऐसा करता था। लास्ट में कहता है कि आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, क्योंकि टाइम मेरे साथ बहुत कम बचा है, जरा टाइम गुजर गया लाइफ का मेरा काफी। आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड, कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैंने बहुत ज्यादा कुछ इम्प्रेशन नहीं जमा पाया है, तो ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी है इसके पास, तो अब मैं अपने ट्राउजर्स को रोल करके पहनूंगा। मतलब ये एक फैशन टाइप बनाना चाह रहा है कि चलो कम से कम इस तरह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लोग मुझे नोटिस करेंगे। अब फिर कहता है शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्या मैं जो बाल थोड़े बचे हैं वो भी हटवा दूं, टकला हो जाऊं एकदम नया लुक में। डू आई डेयर टू ईट अ पीच, अब पीच जो होता है कहते हैं कि थोड़ा मतलब डाइजेशन में वैसा होता है, तो कई बार एक उम्र के बाद नहीं खाना चाहिए, या जो भी समझो, तो क्या मैं उसको पचा पाऊंगा, या मतलब मैं कोई एक डिफिकल्ट वर्क कर पाऊंगा क्या, ऐसा मुझे करना चाहिए। डू आई डेयर, मुझे ऐसा करना चाहिए क्या। आई शैल वियर वाइल फ्लैनल ट्राउजर्स, अब इसके अलावा जो एक नरम कपड़ा होता है उसका बना हुआ ट्राउजर्स पहनूंगा। एंड वॉक अपॉन द बीच, और मैं फ्री होके घूमूंगा। मतलब एक फैशनिस्टा जो लोग होते हैं, ये सब करना, पीच खाना, और अब जो एकदम जो बाल बचे हैं उस तरह से वो भी हटा देना, एकदम गंजा होकर के नया लुक में ट्राउजर्स पहन के सब घूमूंगा, क्या मैं ऐसा करूंगा, या मैं ऐसा कर पाऊंगा। आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच, और मैंने देखा है कि मरमेड्स जो हैं, जो जल परियां हैं, वो गीत गा रही हैं एक, लेकिन किसको गा रही हैं, ईच टू ईच, एक दूसरे को। इनने सुना तो है गीत, लेकिन वो इनके लिए नहीं गा रही हैं। आई डोंट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, अब ये इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है कि उसको लगता है कि इवन मरमेड्स भी जो गीत गा रही हैं वो इसके लिए नहीं गाएंगी। प्रूफ्रॉग को लगता है कि उसकी लाइफ इतनी डैम्ड है कि वो इसके लिए गीत नहीं गाएंगी। आई हैव सीन देम राइडिंग सीवर्ड ऑन द वेव्स, मैंने उनको देखा है कि किस तरह से वो वेव्स की सवारी सर्फिंग कर रही हैं मरमेड्स। कॉम्बिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक, और किस तरह से जो लहरें हैं उनके सफेद बालों को वो कॉम्ब कर रही है। फिर से उसको वो देख मरमेड्स रहा है, लेकिन उसे एक तरह से अपनी उम्र का ख्याल आ रहा है, कॉम्बिंग द वाइट हेयर, क्योंकि उम्र पे एक उम्र पे वाइट हेयर हो जाते हैं। एक तरह से यहाँ पर भी अपनी उम्र के प्रति एक रेफरेंस दे रहा है कि ही इज मिडिल एज्ड और मोर देन मिडिल एज्ड मैन। व्हेन द विंड ब्लोस द वाटर वाइट एंड ब्लैक, और किस तरह से हवा जो है पानी को वाइट और ब्लैक मतलब उड़ा रही है, जैसे फोम जो है वहां पे वाइट है, और जब दूर से देखो तो बहुत ज्यादा जब घना समुद्र दिखता है पानी, तो कुछ हल्का ब्लैकिश दिखता है। वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी, अब लास्ट में यूं कह सकते हैं, क्योंकि ये पोएम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के हिसाब से लिखी गई है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो जो वी शब्द है ये हम कह सकते हैं कि प्रूफरॉक और उसकी जो बिलव्ड है, या जो भी महिला है, उससे वो कह रहा है कि वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी, कि हम दोनों अभी तक जो समुद्र के जो क्रैम्प्ड एरिया होता है, चैम्बर का मतलब बहुत कम थोड़ी सी जगह या कोई छोटा सा रूम, वहां पर हम अभी तक घूमते रहे, लिंगर्ड रहे हैं। एंड बाई सी गर्ल्स wreathed with seaweed रेड एंड ब्राउन, और जो समुद्र की सी गर्ल्स है, मतलब वही मरमेड्स की बात हो रही है, wreathed जिन्होंने मालाएं पहनी हुई हैं, सी वीड समुद्र में उगने वाले उस घास फूस की जो कि रेड और ब्राउन कलर की हैं, उनके द्वारा टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस,
जब हमें आवाज़ें जगा रही हैं या जो सोसाइटी है उससे हम जाग रहे हैं, उनकी आवाज़ों से हमको वो टॉन्ट कर रही हैं और हम जाग गए हैं और तब हमें लगता है कि वी ड्राउन, कि हम अब डूबे हुए थे या डूबने वाले हैं। ये लास्ट की लाइन्स हैं। तो कुल मिला के ये था लव सॉन्ग, जो कि लव सॉन्ग जैसा कुछ नहीं है तो लव सॉन्ग, लेकिन वो अभी तक कभी कह ही नहीं पाए हैं अपनी बात अपनी बिलव्ड से। ओवरऑल ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग था, प्रूफ रॉक के द्वारा कहा गया, कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।